बच्चों नया टॉपिक आप लोग का है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3D की बात कर लेते हैं। वेक्टर आपने पढ़ लिया है और 3D भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इसके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो बहुत ही बेसिक के साथ पढ़ाएंगे। हमें लगता है कि बेसिक का ही रिक्वायरमेंट होता है हर चैप्टर पढ़ने का शुरुआत में। आप लोग को खैर आता होगा 3D, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी बेसिक बताना जरूरी है एक बार। तो आइए बात कर लेते हैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की। राइट, तो ये सेम बात है जैसा हम लोग इसमें कर रहे थे कि 3D है तो जाहिर सी बात है 3 एक्सिस में बनेगी, एक्स वाई जेड एक्सिस। तो ये मान लीजिए आपके पास में एक्स एक्सिस है, या इसको एक्स मान लीजिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड एक्सिस है। बच्चों 3D है तो कोई भी पॉइंट अगर आप मानते हैं, मान लो बच्चे ये पॉइंट P है, तो इसमें क्या बच्चों होगा कि मानो उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, तो 3D में कोई भी पॉइंट होगा तो उसके 3 होंगे कोऑर्डिनेट, x भी होगा, y भी होगा और z भी होगा, तो तीनों निर्देशांक होते हैं। अच्छा, मान लीजिए अगर हम इस पॉइंट से बच्चे एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है, ये पॉइंट P है और हमने क्या किया है, इससे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया बच्चों, ये देखिए, और ये ड्रॉ कर दिया है बच्चों। यहां से भी हमने एक मान लीजिए ड्रॉ कर दिया है परपेंडिकुलर ही मान लीजिए, ऐसा कुछ एक्चुअल में ऐसे आप मानिए, क्योंकि 3D फिगर है, ड्रॉ एग्जैक्ट नहीं कर पाएंगे हम। तो आप मुझे वजह बताइए, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है बच्चों, ये भी अपने आप में मान लो 90 है, 3D फिगर है। तो मान लो ये पॉइंट M है, ये पॉइंट N है, ये पॉइंट Q है। तो बच्चों M के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो आप कहेंगे सर M का जो होगा x कोऑर्डिनेट हमारा रहेगा, क्योंकि इसकी डिस्टेंस है ओरिजिन से हमारे पास। M पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से बच्चे क्या है, x1, लेकिन y और z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे, क्योंकि पॉइंट M जो है, गलती हो गई है बच्चे, पॉइंट M जो है y एक्सिस पर है, कहां पर है, y एक्सिस पर है, तो x भी 0 होगा, बस सिर्फ y एक्सिस कोऑर्डिनेट नहीं चेंज होगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। आपको ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये बेसिक बात है, अभी इस पे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बच्चों को नॉलेज नहीं होती है। बच्चे इस पॉइंट P की बात कर रहे हैं, M पॉइंट ऑन y एक्सिस है बच्चे, जिस एक्सिस पर होगा वो कोऑर्डिनेट 0 नहीं होता है, बाकी बच्चे वो दोनों 0 हो जाएंगे। तो बच्चे वो दोनों कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0, और y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है। ऐसे ये पॉइंट कहाँ है, Q पॉइंट x एक्सिस पर है, तो बच्चे x कोऑर्डिनेट सेम एज इट इज, पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट होगा वही रह जाएगा और y और z कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे। ऐसे ही पॉइंट N की बात कर लेते हैं, तो यहाँ क्या होगा बच्चों, ये होगा z1, 0, 0। तो पहली बात हम आपको यही बता रहे हैं, आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, तो अगर हम एक यहाँ पे लिखें, एक नोट अगर डाल के आपको लिखवा दें, बाकी आई थिंक ये बता ही रहे हैं, जैसे आप लोग इस बात को याद कर लेंगे, कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस अप्लाई करेगा तो उस पॉइंट का y और z कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसीलिए इक्वेशन ऑफ x एक्सिस जो होती है वो y बराबर 0 एंड z इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट बच्चे ये लिख रहे हैं हम आपके सामने, सब बच्चे ध्यान देंगे बोर्ड पे, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। तो ऐसा इसलिए होता है बच्चों, वो होता है y इक्वल टू 0 होता है एंड z इक्वल टू 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस अप्लाई कर रहा है तो बच्चों उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट y और z कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। ये बात हम आपको ऑलरेडी बता भी चुके हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, पॉइंट Q x एक्सिस लाई कर रहा है, तो बच्चे y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, z कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, इसीलिए x अक्ष का समीकरण जो आएगा बच्चे y बराबर 0 और z बराबर 0 आएगा। जो बच्चे हिंदी मीडियम के लिख लेंगे, इसको डायग्राम बना लीजिए। फिर सेकेंड पॉइंट बच्चों ने कह दिया इक्वेशन ऑफ y एक्सिस
तो क्या होगा, तो उस हिसाब से x इक्वल टू 0 होगा एंड z इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये बात आपको इसी तरीके से समझ में आ रही होगी। तीसरी बात कर लेते हैं, इस सेम इक्वेशन ऑफ बच्चों z एक्सिस। z एक्सिस की क्वेश्चन क्या होगी, तो z की बात हो रही है तो x y 0 हो जाएंगे, x इक्वल टू 0 होगा एंड y इक्वल टू क्या 0 होगा। क्लियर है? तो जो बच्चे हिंदी मीडियम के लिख लेंगे, x अक्ष का समीकरण बराबर x अक्ष का समीकरण जो होता है वो y बराबर 0 और z बराबर 0 होगा। फिर बच्चे y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 और z बराबर 0 होगा। फिर होगा z अक्ष का समीकरण x बराबर 0 और y बराबर 0। आई थिंक ये बात आप सब बच्चों को समझ में आ रही होगी। एक सेकेंड, ये देख लीजिए। अब बच्चों इसके बाद में कुछ और बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। जैसे बच्चों हमने जो डायग्राम बनाया आपके सामने, इस डायग्राम को बहुत ध्यान से आप देखिए जरा, दिख रहा होगा बच्चे ये क्या है, x है और ये क्या है, y है। तो बच्चों ये क्या हुआ, ये xy प्लेन हुआ, xy समतल हुआ। ऐसे देखिए बच्चे ये x है, ऊपर z है, तो बच्चों ये क्या हुआ, ये बच्चे zx प्लेन हो गया हमारा। ठीक है, ऐसे बच्चे ये y है और ये z है, तो ये आपका yz प्लेन है। इतना जो आप देख रहे हैं ये आपका yz प्लेन है। ठीक है ना? तो इसमें हम आपको ये बताने वाले हैं कि जब भी हम xy प्लेन में समतल इसकी हिंदी होती है बच्चे, अगर हम xy प्लेन की बात करते हैं, जैसे xy प्लेन की बात हम कर रहे हैं, तो इट कंटेन्स ओनली, इट कंटेन्स, सॉरी, इट कंटेन्स ओनली x एंड y एक्सिस। बच्चों x और y एक्सिस को ही कंटेन करता है, या ओनली हटा करके इट कंटेन्स x एंड y एक्सिस बोथ एंड इक्वेशन ऑफ xy प्लेन इज। बच्चों ये बात आपको ये बता रहे हैं, xy प्लेन की जो इक्वेशन होती है बच्चों, क्योंकि xy प्लेन जो होता है वो सिर्फ x एक्सिस y एक्सिस को कंटेन करता है, z एक्सिस को कंटेन नहीं करता है। तो xy प्लेन की जो इक्वेशन होगी वो आपके पास क्या होगा, z इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ये बात आप इसी तरीके ध्यान रखेंगे, xy प्लेन की जो बच्चे इक्वेशन होती है वो z इक्वल टू 0 होती है। ठीक है भाई? सेम ऐसे ही दूसरा पॉइंट, अगर हम बात करते हैं बच्चे yz प्लेन, हिंदी में बता देंगे तो बच्चे सेम क्या लिखें, जैसे लिखा हुआ है xy प्लेन क्या हुआ, इट कंटेन्स x एंड y एक्सिस बोथ, सो या एंड इक्वेशन ऑफ xy प्लेन इज z इक्वल टू 0। ऑन द सेम पैटर्न बच्चे इट कंटेन्स y एंड z एक्सिस बोथ। यहां आप लिख लीजिए हिंदी में, इसको लिखिए हेडिंग xy प्लेन लिखिए, xy समतल लिखिएगा हेडिंग में। इक्वेशन ऑफ yz प्लेन इज, बच्चों क्या होगा, x इक्वल टू क्या 0 होता है। ठीक है, और सेम ऐसे ही बच्चों फिर zx प्लेन की बात करते हैं, zx प्लेन, तो यहां पर इक्वेशन ऑफ zx प्लेन इज, बच्चों क्या होता है, y इक्वल टू क्या 0। तो सब बच्चे लिख लीजिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखिए हेडिंग xy समतल, लिखिए उसके बाद यह समतल x और y अक्षों को ही, यह समतल x और y अक्ष के अंतर्गत आता है। ऐसे लिखिए, यह समतल
x और y अक्ष के अंतर्गत आता है। हेडिंग आपकी क्या है? एक्स वाई समतल। फिर लिखिए यह समतल x और y अक्ष के अंतर्गत आता है और एक्स वाई समतल का समीकरण बराबर, समीकरण कॉमा लगा के लिखना, z बराबर 0 होता है। सेम ऐसे ही अगर हम बात करेंगे yz प्लेन तो क्या लिखेंगे? यह समतल y और z अक्ष को, z अक्ष के अंतर्गत आता है, अतः yz प्लेन का समीकरण जो होगा बच्चे वो x बराबर 0 होगा। आई थिंक आप समझ गए। ठीक है, बहुत ही बेसिक बता रहे हैं बिकॉज डे 1 क्लास बेसिक ही होनी चाहिए, बिना बेसिक के कुछ क्लियर नहीं समझ पाएंगे आप, इसलिए बेसिक इंपॉर्टेंट है। आइए आज की क्लास बेटा पहला क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट satisfying the relation, satisfying the relation y square plus z square बराबर 0। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। whatever up to till now is taught, जो भी अब तक पढ़ाया गया है उसी पे बेस्ड पहला क्वेश्चन दिया है। सब बच्चे इसको हिंदी में लिख लीजिए, बोले लिखिए। उस बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए, उस बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए जो y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बराबर 0, जो y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बराबर 0 संबंध को संतुष्ट करता है, संबंध को संतुष्ट करता है। अब देखिए बच्चों, ये तो थोड़ा आपको अपना ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, खुद दिमाग लगाइए। बल्कि ऐसा आपने रूल पढ़ा होगा बच्चे कि मान लीजिए दो नंबर्स के स्क्वायर का सम बच्चे 0 है। दो नंबर्स के स्क्वायर का सम 0 तभी हो सकता है जब वो नंबर खुद 0 हो जाए। जब ये दो नंबर्स के स्क्वायर का सम बच्चे 0 तभी हो पाएगा, दो नंबर्स के स्क्वायर का सम मतलब दो संख्याओं के वर्गों का योग 0 तभी हो सकता है जब वो संख्याएं अपने आप में 0 हो। राइट, मतलब a बराबर बच्चे 0 हो और b बराबर 0 हो तभी ऐसा संभव है, बाकी असंभव हो ही नहीं पाएगा। आप मान लो a को रखते हैं 0, b रखते हैं -1 तो आंसर 1 आ जाएगा। तो आप ये बात एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। क्या बिठा लीजिए कि दो नंबर्स के स्क्वायर का सम 0 तभी हो सकता है जब वो दोनों नंबर इटसेल्फ 0 हो, खुद 0 हो जाएं। तो अंदर सेम पैटर्न बाय ऑब्जर्वेशन, क्या y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल 0 इफ एंड ओनली इफ y इक्वल 0 कॉमा z इक्वल 0। अब मुझे बच्चों आप वो बताइए हमको y इक्वल 0 z इक्वल 0 आखिर होता क्या है? क्या समझते हैं इसके बारे में? अभी आज ही पढ़ाया है, मतलब बच्चे इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, बताओ आज ही तो पढ़ाया है, आज ही भूल गए। y बराबर 0 और z बराबर 0 जो होता है वो x अक्ष का समीकरण होता है। तो इट मीन्स, यहां लिख लेंगे, इट मीन्स इक्वेशन ऑफ क्या बच्चों? एक्स एक्सिस। तो जो लोकस ऑफ पॉइंट आएगा, सो लोकस ऑफ पॉइंट, लोकस ऑफ पॉइंट इज क्या? एक्स एक्सिस। मतलब बच्चे वो जो पॉइंट नहीं है वो एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस पे घूम रहा है। राइट, तो आप इसको लिख लीजिए, जो भी लिखना चाहते हैं सोल्यूशन में। इसका सोल्यूशन मैंने बता दिया है कि बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करने पर, परीक्षण से y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 0 यदि और केवल यदि y बराबर 0 और z बराबर 0। इसका अर्थ है इक्वेशन ऑफ एक्स अक्ष का समीकरण, अतः बिंदु का बिंदुपथ एक्स अक्ष है। राइट, आई थिंक ये सब बात आपको क्लियर होगी, इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। अब हम अगला लेके चलते हैं, डिस्टेंस फार्मूला।
डिस्टेंस फार्मूला। बच्चों इसमें भी सेम बात है, हम डिस्टेंस फार्मूला की जरूर बात इसमें करेंगे, ठीक है। जैसे बच्चों इसमें भी 2 पॉइंट होगा आपके पास में, ठीक। मान लीजिए ये आपके पास में पॉइंट ए है, ये बच्चों पॉइंट बी है। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट x1, y1 और z1 और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट x2, y2 और z2। तो बच्चों यहां से जो हमारा डिस्टेंस ए बी आ रहा है, मतलब दूरी ए बी, लिख लो हेडिंग, दूरी सूत्र लिख लीजिए हिंदी में हेडिंग, दूरी का सूत्र, ये आप डायग्राम बना के नोट करेंगे। तो बच्चे फार्मूला हमारा होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई, ये आप नोट कर लीजिए। तो सीधे हम लोग इस कॉन्सेप्ट पर रिलेटेड 3D में जो क्वेश्चन पूछा गया है, हम सीधे आपको वही बताते हैं जो एग्जाम में आया हुआ सवाल है, राइट। क्योंकि एग्जाम में बेटा सवाल आ सकता है। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द डिस्टेंस of the point alpha beta gamma from y axis। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ सवाल है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बच्चे एक पॉइंट आपके पास में अल्फा मान लो पॉइंट पी है, आप यहाँ पे पॉइंट पी यू कैन राइट पॉइंट पी लिख सकते हैं। जो पॉइंट पी दिया गया है वो अल्फा बीटा गामा है, इसी पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस आपको बतानी है, राइट। अब आप खुद समझिए, थोड़ा मैं फिर से एक बार बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी क्वेश्चन बहुत बेसिक ही आपको बता रहे हैं और बेसिक ही सब कुछ है। बच्चे मान लो कोई पॉइंट पी है, अल्फा बीटा गामा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। कह रहे हैं कि इस पॉइंट की एक्स वाई एक्सिस से बताओ डिस्टेंस। तो आप क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर देंगे। फिलहाल कहेंगे सर एक काम करिए, एक ड्रॉ कर दीजिए परपेंडिकुलर। आपने कहा ठीक है, ड्रॉ कर दिया हमने। तो मान लो ये पॉइंट एम है, तो पी एम निकाल देंगे, लेकिन हमारे पास पॉइंट एम तो पता नहीं है। अभी पढ़ाया था हमने कि पॉइंट एम जो बच्चे वो एक्सिस पर है, तो वो एक्सिस पर है तो वाई कोऑर्डिनेट नहीं चेंज होगा। अब बच्चे एक्स और जेड कोऑर्डिनेट जो जीरो हो जाएंगे। बोलो भाई, अब क्या लगाना है, डिस्टेंस फार्मूला। तो लिखेंगे डिस्टेंस, सब बच्चे ध्यान दें, डिस्टेंस पी एम इक्वल टू रूट बच्चे x1 माइनस x2 अल्फा माइनस 0 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 बीटा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। बच्चों में बीटा है, कुछ लोग को साफ साफ लिखना पड़ता है, कहते हैं पता नहीं क्या लिख दिया है, बीटा का होल स्क्वायर। फिर z1 माइनस z2 बच्चों गामा माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो कुल मिला के बच्चों का आंसर आएगा अल्फा स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और प्लस का गामा स्क्वायर। ये सवाल का आंसर है, फाइनल आंसर है। ठीक है भाई, क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है इसमें? अभी बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहे हैं, डे 1 क्लास है और जरूरी है बेसिक, बिना बेसिक के आप कुछ कर नहीं सकते। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी टॉपिक का, और ये सवाल सबको लगाना है, जो नहीं लगा पाएगा मतलब वो पढ़ता नहीं कुछ। फाइंड द डिस्टेंस of the point 8, 6, 5 from the z axis, क्विक, बहुत तेज बताइए इसका आंसर।
आई एम वेटिंग जस्ट आंसर। आया मैं आंसर? क्या आ रहा है बेटा? 10√2 नहीं, 10 आंसर आएगा। देखो बच्चों, एक कोई पॉइंट मान लो P है, 865 है, और बच्चों जेड एक्सिस से डिस्टेंस बताना है आपको। सब बच्चे ध्यान दें बोर्ड पे, क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है, अब आपके काम का नहीं है। मान लो 90 डिग्री है, ठीक है बच्चों, मान लो ये पॉइंट M है, तो बच्चे पॉइंट M जेड एक्सिस पर है, तो जेड कोऑर्डिनेट तो 5 ही रहना है। एक्स और वाई 0 हो जाएंगे, क्यों दिमाग ज़्यादा लगा रहे हो? बस निकालो डिस्टेंस फार्मूला भाई, लगाओ PM। अब कुछ लोग सोचते हैं मैं फिर से लिखूं फार्मूला, फिर बताऊं, तो कहाँ कहाँ पॉसिबल है? आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है सही से। बेटा ये x1 है और ये x2 है, तो x1 माइनस x2 क्या होगा बच्चों? 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस ये y1 है बच्चे, ये y2 है, 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस z1 माइनस z2 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर। यस और नो, समझ में आया सबको भाई? अब बच्चे बताओ 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, 6 का स्क्वायर 36, 5 गया 0, 64 36 कितना होता है बच्चों? 100, और 100 का स्क्वायर रूट 10, तो बेटा 10 यूनिट, 10 मात्रक किसका आंसर आएगा? एनी प्रॉब्लम? थोड़ा सा कैमरा लगता है सही सेट नहीं हुआ था, उसके लिए आप थोड़ा कोऑपरेट करिए। अब आई थिंक कैमरा सेट कर दिया गया है। इसके पहले जो लिखा था वो दिख रहा होगा, फिर भी हम बोल के पढ़ा रहे हैं, तो आप इतना, अगर आप सब पढ़ने वाले हैं तो पढ़ सकते हैं, और नहीं पढ़ने वाले हैं तो 10 बहाने सबके लगे रहते हैं। ठीक है, अब सेटिंग कर दिया, आपको अच्छा दिख रहा होगा, तो इसका आंसर 10 यूनिट आएगा। हम अगला कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। अब तो कुछ बातें तो हैं जो आपको आता होगा, क्लास 11th में आपने पढ़ा है, ठीक है। सब डिस्टेंस वाला क्लास 11th का ही पार्ट है, ये सब आप अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है। अब बच्चे सीधे बात हम चले आते हैं, सेक्शन फार्मूला मैंने आपको पढ़ा ही दिया है, ये वेक्टर में पढ़ा दिया गया सेक्शन फार्मूला, राइट। अब इसके बाद में सीधे हम बच्चे बात करें डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ डायरेक्टर लाइन। जो बच्चे अगला कॉन्सेप्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डायरेक्शन कोसाइन। देखिए, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ डायरेक्टेड लाइन, ठीक है बच्चे, ये हेडिंग है, आप सब बच्चे इसको नोट कर लीजिए, लिखिए हेडिंग, हिंदी में लिख लीजिए। किसी रेखाखंड का दिक् कोज्याम, राइट, ये तो होता है हिंदी में, किसी रेखाखंड का दिक् कोज्या, बाकी ब्रैकेट में आप लिख लीजिए, इंग्लिश लिख लीजिएगा ब्रैकेट में दिक् कोज्याम। आप सब बच्चे ज़रा ध्यान दीजिएगा, हिंदी मैंने बता दिया है, दिक् कोज्या बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन को। बच्चे शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, बच्चे इतना लंबा लिखना पड़ता है डायरेक्शन कोसाइन, बच्चे शॉर्ट फॉर्म में इसको हम डिसीज के नाम से जानते हैं, डीसी लगा ले,
डायरेक्शन कोसाइन एपोस्ट्रॉफी एस लगा देंगे, मतलब लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन कोसाइन, राइट। तो डिसीज आप भी पढ़िए, हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम हो, बात एक ही है, पढ़ना पड़ेगा और कोई शॉर्टकट नहीं है। अब बच्चे बात करते हैं कि होता क्या है। बात मतलब मेन ये है बच्चों कि एक आपके पास में डायरेक्टर लाइन दिया रहेगा। मान लीजिए बच्चे एक आपके पास में ये डायरेक्टर लाइन है, वो आपके सामने दिया रहेगा, राइट। देखिए ध्यान से, और ये आपके पास में एक डायरेक्टर लाइन बच्चों है। देखिए मान लो ये P है बच्चों, ये O है मान लीजिए। हमारे पास OP लाइन सेगमेंट का ही डायरेक्शन कोसाइन हमको बताना है कि बताओ OP का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। आखिर होता क्या डायरेक्शन कोसाइन। बच्चे मान लो OP लाइन सेगमेंट, ऐसा मांग चलते हैं OP लाइन सेगमेंट विद x एक्सिस, विद y एक्सिस और विद z एक्सिस। मान लो बच्चे OP जो है का x के साथ एंगल अल्फा है। अब एक 3D फिगर है, इसलिए आपको दिख रहा हो कि आपने y के साथ मिला दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ x के साथ बात कर रहे हैं। बच्चे मान लो OP लाइन सेगमेंट, जो OP आपके पास ये रेखा दिख रही है, ये विद x एक्सिस एंगल अल्फा फॉर्म कर रही है। मान लो विद y के साथ एंगल बीटा फॉर्म कर रही है, और विद z के साथ बच्चे मान लो एंगल अल्फा गामा फॉर्म कर रही है, गामा एंगल। हमने ये कहा कि लाइन सेगमेंट OP बच्चे विद x एक्सिस एंगल अल्फा फॉर्म कर रही है, विद y एक्सिस एंगल बीटा फॉर्म कर रही है, और z अक्ष के साथ एंगल गामा फॉर्म कर रही है। अगर आप इसी एंगल का ले लेते हैं कॉस, अगर आप इसी कोण का लेते हैं कॉस अल्फा, और बच्चे कॉस बीटा और कॉस गामा, बच्चे यही जो आप दिख रहा है ट्रिपलेट, क्या दिख रहा है, ट्रिपलेट। ये ट्रिपलेट को क्या बोलते हैं बच्चे हम लोग, डायरेक्शन कोसाइन या दिक् अनुपात बोलते हैं। मैं फिर से हिंदी में बोल देता हूँ। मान लो कोई रेखा x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के साथ क्रमशः अल्फा बीटा और गामा कोण बनाती है। यदि हम उसी कोण का कॉस लेते हैं तो बना हुआ ट्रिपलेट कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा ही इस लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन कोसाइन होती है, दिक् कोज्या होती है, राइट। और बच्चों इन शॉर्ट संक्षेप में बच्चे हम कॉस अल्फा को L के नाम से जानते हैं, मतलब लिखा जाता है, और कॉस बीटा को बच्चों हम बोलेंगे N, और कॉस गामा को बोलेंगे N। बच्चे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, प्रूफ नहीं करवा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, बच्चे याद कर लेंगे L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, या देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसको तो बच्चों क्या होता है 1। या बच्चों आपको पता है और क्या पता है कि कॉस अल्फा को हम लिखते हैं L से, तो हो जाएगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर और प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक, तो ये सब बच्चे आप लोग ये बातें ध्यान रखेंगे, इसको याद कर लेंगे। किसी भी ये हम ऐसे ही डायरेक्शन कोसाइन किसी भी लाइन सेगमेंट का निकालते हैं। तो डेफिनेशन मैंने आपको बता ही दिया है, आप अच्छी तरीके इसको समझ रहे होंगे। इस पे एक क्वेश्चन लिख लीजिए फटाफट। बच्चे क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं इसी पैटर्न पर। इफ द डायरेक्टेड लाइन OP makes angles 60 degree, 45 degree and 120 degree with positive direction of x, y and z एक्सेस, अभी हिंदी में लिखवा रहे हैं, कुछ बच्चों का तो दिक्कत होती है, रिस्पेक्टिवली फुल स्टॉप, फाइंड डायरेक्शन
कोसाइन, या बच्चों क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, शॉर्ट फॉर्म में डिसीज बोलते हैं, ऑफ दिस लाइन, ऑफ दिस लाइन। ठीक है, हिंदी में लिख लीजिए क्वेश्चन। यदि एक रेखाखंड ओपी अक्षों के साथ, यदि एक रेखाखंड ओपी अक्षों के साथ कोण 60 डिग्री, 45 डिग्री और 120 डिग्री बनाती है, 120 डिग्री क्रमशः बनाती, लिख लो क्रमशः बनाती है, क्रमशः लिख लेंगे रिस्पेक्टिवली। तो रेखाखंड का दिक् कोज्या ज्ञात कीजिए। तो रेखाखंड का दिक् कोज्या ज्ञात कीजिए। इस सवाल पे आते हैं। हम डायग्राम नहीं बना सकते अब, क्योंकि मैंने समझा दिया बना करके आपको। तो बच्चे देखिए, कोई डाटा लाइन आपके पास में ओपी है, मतलब बच्चे आपको अल्फा क्या दिया गया है 60 डिग्री, राइट। बच्चे बीटा क्या दिया गया है 45 डिग्री, और बच्चे गामा क्या दिया गया है 120 डिग्री। आप इसी के लिए लेंगे कॉस, तो बच्चों क्या आएगा कॉस अल्फा, तो यहाँ आ गया कॉस 60 डिग्री। बच्चों आएगा कॉस बीटा, तो कॉस 45 डिग्री, कॉस गामा तो कॉस 120 डिग्री। बच्चे कॉस 60 कितना होता है 1/2, राइट। ये कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई। बच्चों कॉस बीटा 1/√2, और कॉस गामा कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है, कुछ याद तो नहीं है, हैं -1/2 होती है। भाई 90 + 30 करेंगे तो -sin30 आएगा। अब इसको बताना, इसका मतलब आप बिल्कुल नहीं पढ़ते लिखते हैं, ठीक है। cos 120 का मान क्लास 11 में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। फिर भी बता देते हैं, कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं, जानो कि cos 120 तोड़ेंगे आप बच्चे 90 + 30 में आएगा, और cos 90 + थीटा sin थीटा तो -sin30 आ जाता है, -1/2। ठीक है, बता देते हैं, नहीं तो कुछ लोग कहते हैं बताइए बताया नहीं आपने, पता नहीं किसी टीचर बताते नहीं, कुछ लिखवा देते हैं। बता दिया मैंने बेसिक से, ताकि ये ना रहे कि इस छोटी सी बात के लिए आप कुछ भला बुरा कहें मन में। खैर सामने कुछ नहीं कहेंगे। देखिए ये कॉस अल्फा की वैल्यू आ गए, तो बच्चे लिख लेंगे इसलिए सो डिसीज या दिक् अनुपात क्या लिखेंगे बच्चों, में लिख लेंगे आप 1/2 1/√2 और बच्चे -1/2। ठीक है ना, सबको समझ में आ गया। ये डिसीज का आपका आंसर आ जाएगा। फिर बच्चों एक बात ये बता दीजिए आप लोग, सिंपल सी बात है, बल्कि मैं एक क्वेश्चन मैं बल्कि बना ही देता हूँ। सब लोग मुझे बताइए, सिंपल फाइंड डिसीज मतलब डायरेक्शन कोसाइन, ध्यान दो बेटा, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस। आराम से नोट कर लीजिए बच्चे। एक्स अक्ष का मैं इसको हिंदी में एक बार लिख देता हूं, वो भी जरूरी है, ठीक है बच्चे। एक्स अक्ष का दिक् अनुपात नहीं, दिक् कोज्या ज्ञात कीजिए। दिक् कोज्या ज्ञात कीजिए। देखिए मुझे बताइए बच्चे, एक्स एक्सिस खुद आप एक बार मैं इसको समझाता हूँ, क्योंकि बच्चे याद करते हैं। खैर याद करना जरूरी है, लेकिन समझना भी जरूरी है। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, और जेड एक्सिस है। बच्चे एक्स एक्सिस मान लो हमें एक छोटा सा पे एक्स एक्सिस बना भी दें, क्योंकि मेरे पास टेक्नोलॉजी है, उसका हम बेहतरीन यूज करेंगे। मान लो बच्चों ये है, बच्चे मान लो ये एक्स एक्सिस का एक्स के साथ ही एंगल, मान लो अगर हम कहते हैं ये ओ है बच्चों, ये पी है, तो बच्चे ओपी का विद एक्स एक्सिस एंगल कितना है अल्फा 0 डिग्री है। और बेटा ओपी का विद वाई एंगल 90 होगा, तो बीटा 90 डिग्री हो जाएगा। और बच्चे इस ओपी का जेड के साथ एंगल कितना है 90 होगा, क्योंकि ये हर जगह एंगल 90 फॉर्म करता है।
क्योंकि तीनों एक्सिस क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और गामा भी कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री का होगा, नहीं समझे। ओपी का विद एक्स एंगल 0 होगा। ऐसे मान लो ये है, ये एक्स एक्सिस है, तो इसी के ऊपर भी एंगल 0 होगा। ऐसे हो जाए तो एंगल 90 हो जाएगा। तो ये सेम बात है। तो बस अगर हम डायरेक्शन कोसाइन लिखना है, डिसीज लिखना है, तो बच्चों क्या आएगा, cos 0 फिर cos 90 और क्या cos 90। तो बेटा होता है 1 0 0 होता है। ठीक है ना, किसी को दिक्कत है इसमें। तो एक्स अक्ष का जो डायरेक्शन कोसाइन होता है, हाँ दिक कोज्या होता है बच्चों, 1 0 होता है। सेम ऐसे ही बस दो और बचा है बच्चों। अगर आप लिख लेंगे डिसीज ऑफ क्या बच्चों, वाई एक्सिस, वाई अक्ष का दिक कोज्या, तो बच्चों क्या होता है, इज 0 1 0। अब आप खुद समझिए, ऐसे वैसे वैसे बनेगा। ठीक है बच्चों। और अंतिम लास्ट है बच्चों, डिसीज ऑफ जेड एक्सिस, जेड अक्ष का दिक कोज्या जो होगा बच्चों, वो 0 0 क्या होगा, 1 होगा। आई थिंक यहां तक सब बच्चों को समझ में आया होगा। ओके तो बच्चों आज की क्लास हमें क्लोज करते हैं। सब बच्चे 3D की आज पहली क्लास थी, अच्छे से इसको रिवाइज करके कल की क्लास में आएंगे। रिवीजन नहीं होगा तो आगे समझ में नहीं आएगा। क्लियर है। ओके क्लास क्लोज करते हैं।